नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ इस वक्त की खबरों को लेकर मैं हूं ममता चोपड़ा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का आखिरी दिन आज। विशेष चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे हिस्सा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने की दिन की चर्चा की शुरुआत। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में पेश करेंगे 129वां संविधान संशोधन विधेयक। बिल में एक देश एक चुनाव का है प्रस्ताव। छोटे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा में की बढ़त। कृषि ऋण सीमा 2 लाख तक बढ़ी। पद से हटाए गए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। महाभियोग पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने पद से अलग हो जाने की पुष्टि की। और सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं संसद, क्योंकि भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद संविधान पर चर्चा में भाग ले रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है जेल में, हम टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। सर आज तक आपने माफी मांगा। सर 5 मिनट वक्त दीजिए सर, जुडिशरी में बोलना बहुत जरूरी है सर। 5 मिनट वक्त दीजिए काइंडली सर। इन्होंने जजेस को सुपरसीड किया। फिर मौका मिलेगा सर, और भी मौका मिलेगा। और भी लोग हैं बोलने के लिए। बस 5 मिनट और भी लोग हैं बोलने के लिए, उनको भी समय देना चाहिए। उन्होंने किसको सुपरसीड नहीं किया सर? सर आपको फिर समय मिलेगा, फिर मिलेगा। सर प्लीज सर आप सर आप और HR खन्ना जिन्हें एडीएम जबलपुर में उन्होंने कहा इमरजेंसी में भी लोगों के मानवाधिकार नहीं हो सकते, हट सकते। सर उनको 2 महीना के लिए भी भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने दिया क्योंकि उन्होंने डिसेंट किया था। ये लोग क्या बात करते हैं सर। और मालूम है सर, जब उस केस की सुनवाई हो रही थी, इसी जस्टिस HR खन्ना ने पूछा अटॉर्नी जनरल, इफ ए पर्सन इज शॉट while he being arrested, does he have any relief? No, in emergency has no relief. ये शर्मनाक बात करने वाले। सर जी धन्यवाद सर जी। क्या जुडिशरी, क्या प्रेस, शैलजा जी, धन्यवाद सर जी। Thank you, sir. It's an honor for me to speak about an issue that is so incredibly important for every citizen of this free nation of ours. So our most sacred document is our Constitution. So it not only protects us but also guides us in our quest for justice and equality. So as we celebrate the 75th anniversary of तो लोकसभा में इस वक्त भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा हो रही है। आज चर्चा का दूसरा और अंतिम दिन है और आज इस चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। संविधान पर विशेष चर्चा के लिए ही आज शनिवार को भी विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। आज की चर्चा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने की। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे सुंदर संविधान है। हमारा देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान ही नहीं, दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान भी है। मैंने बीते सालों में दुनिया का कई संविधानों का भी मैंने परखने का कोशिश किया है। जो माइनॉरिटी कमीशन यहाँ बनाया गया है उसका नाम है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट। मैंने चेक किया है, किसी दूसरे राष्ट्र में ऐसा कमीशन अलग से नहीं बनाया गया है। हमारे देश में जितना माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, सबके लिए लीगल प्रोटेक्शन ही नहीं, उसके लिए अफर्मेटिव एक्शंस का जो प्रावधान है वो भी दूसरे देशों का तुलना में कई अधिक प्रावधान हमारे देश में रखा गया है।
और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संविधान की आत्मा को इस सरकार ने देश के समक्ष रखा। यही सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के उद्देश्य के साथ चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट, जिस स्पिरिट से हम आज तक 75 वर्ष पूरा हो गए हैं, उसमें लिखा हुआ जो शब्द होते हैं, उसके अलावा संविधान का जो स्पिरिट है, उसको भी हमने कैसे मानते हुए आगे चलने का काम किया है। मैं फक्र महसूस करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी का जब कार्यकाल शुरू हुआ, उसने संविधान को उसी स्पिरिट को मानते हुए अपना सरकार का मंत्र को इस देश का सामने में रखा, और वो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो संसदीय कार्य मंत्री ने सरकार का पक्ष सामने रखा, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से कल की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा आरंभ की थी और उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों ने इस पर अपनी बात रखी। लोकसभा के बाद 16 और 17 तारीख को राज्यसभा में भी संविधान पर चर्चा का दिन तय है। और अगर हम आज की चर्चा की बात करें तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संविधान में बदलाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने हित में बार बार बदलाव किए, जबकि भाजपा ने लोगों को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव किए। संवैधानिक बदलाव, संविधान में जो अमेंडमेंट होते हैं, वो आपने भी किया है, हमने भी किया है। आपने ज्यादा किया, हमारा कम है। लेकिन मैं केंद्रित किस बात में करना चाहता हूं, आपने अमेंडमेंट किस लिए किया था? 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों किया? वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जजमेंट दिया, उसको बदलने के लिए आपने संविधान को आपने 42nd अमेंडमेंट क्यों किया? संविधान को जो प्रीएम्बल को बदलने के लिए आपने 42nd अमेंडमेंट संविधान को किया है। हमने संविधान बदलाव किया, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संविधान का बदलाव किया। हमने संविधान का बदलाव किया है, ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा देने के लिए हमने संविधान का बदलाव किया है। और भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान लोकसभा में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि कुछ लोग सिर्फ संविधान की किताब दिखाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि संविधान में कितने पन्ने हैं। चर्चा के दौरान अनुराग ठाकुर ने सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन द्वारा लिखित संविधान के प्रीफेस को कोट करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी द्वारा थोपे गए आपातकाल को देश ने संविधान के जरिए ही हटाया। संविधान तो हाथ में लेके घूमते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि उसके पन्ने तक कितने हैं। अगर आप इसका प्रीफेस देखेंगे, प्रीफेस किसने लिखा सर? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण जी उन्होंने लिखते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्राफ्टेड बाय द फाइनेस्ट एंड मोस्ट एमेंसिपेटेड माइंड्स ऑफ द टाइम and thankfully not directed by the confused Nehruvian social policy that guided success governments। वो इनकी नेहरू जी की विचारधारा पर सवाल खड़ा करते हैं। और उन्होंने लिखा है कि जाइंट्स लाइक B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, सरदार पटेल, K.M. मुंशी allowed the debate provisions to protect the basic freedom। इसमें लिखा है, were it not for the strength of the document, Indira Gandhi would have been compelled to end the darkest episode in independent India by ending the emergency। यानी कि संविधान की ताकत थी जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को खत्म किया था। और संविधान पर लोकसभा में चर्चा इस वक्त भी जारी है और आज चर्चा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी भाग लिया और अपने बात को सामने रखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश का संविधान देश के केंद्रीय दर्शन पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इसमें अम्बेडकर, गांधी और नेहरू के विचारों का भी समावेशन है। The Constitution contains a set of ideas from one philosophy of our nation, one central philosophical set of ideas of our nation. When we look at the Constitution and we open the Constitution, we can hear the voice and the ideas of Ambedkar, of Mahatma Gandhi, of Jawaharlal Nehru. But where did those ideas come from?
Those ideas came from an old, profound tradition in this country. लोकसभा की सोमवार की कार्यसूची में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 पेश होने के लिए सूचीबद्ध है। ये विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव करता है। इस विधेयक के माध्यम से साल 2034 के बाद एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है और इसके लिए एक अधिसूचना नियत तिथि निर्धारित करेगी। इसके लिए 2 सितंबर 2023 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। इस समिति ने 14 मार्च को राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की और सरकार ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया। पहले चरण में लोकसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं सहित विभिन्न विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तावित है। साथ ही संघ राज्य क्षेत्र कानून संशोधन विधेयक 2024, संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 की धारा 5 में संशोधन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 5 में संशोधन और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 17 में भी संशोधन का प्रस्ताव है। भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या ने लोकसभा में कहा कि डीएमके पार्टी सेक्युलरिज्म की बात करती है। उनके नेताओं ने पहले ही सेक्युलरिज्म को तार-तार किया है और वे संवैधानिक नैतिकता की बात करते हैं। The DMK gave us big lectures here on secularism. Their leaders speak of eradicating Sanatana Dharma, and we should listen to these speeches of secularism from them. The DMK leaders, the leaders from the DMK speakers, sir, are speaking about constitutional morality. और अन्य खबरों का रुख करने से पहले यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए। देखते रहें डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान अभिनेता राज कपूर को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने राज कपूर को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, आज हम महान अभिनेता राज कपूर की 100वीं जयंती मना रहे हैं। वे एक दूरदर्शी फिल्म निर्माता, अभिनेता और सदाबहार शोमैन थे। उनकी प्रतिभा ने पीढ़ियों को प्रभावित किया और भारतीय और वैश्विक सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी। राज कपूर का सिनेमा के प्रति जुनून कम उम्र में ही शुरू हो गया था। उन्होंने एक अग्रणी कहानीकार के रूप में उभरने के लिए कड़ी मेहनत की। उनकी फिल्में कलात्मकता, भावना और यहाँ तक कि सामाजिक स्थितियों का मिश्रण थी। वे आम नागरिकों की आकांक्षाओं और संघर्षों को दर्शाती थीं। राज कपूर की फिल्मों के शानदार पात्र और अविस्मरणीय धुनें दुनिया भर के दर्शकों को पसंद आती हैं। लोग उनकी कृतियों की प्रशंसा करते हैं कि कैसे वे सहजता और उत्कृष्टता के साथ विविध विषयों को दर्शाते हैं। उनकी फिल्मों के संगीत भी बेहद लोकप्रिय हैं। राज कपूर केवल एक फिल्म निर्माता ही नहीं थे, बल्कि एक सांस्कृतिक राजदूत थे। उन्होंने भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर पहुंचाया। फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की कई पीढ़ियां उनसे बहुत कुछ सीख सकती हैं। मैं एक बार पुनः उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और रचनात्मक दुनिया में उनके योगदान को याद करता हूं।
उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर मामला गरमाया हुआ है और इस बीच संभल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि संभल के नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला खग्गू सराय में 46 वर्षों से बंद पड़े भगवान शिव के मंदिर को प्रशासन ने खुलवाया। अवैध अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ डीएम और एसपी की टीम के छापे के दौरान ये मंदिर सामने आया। मंदिर के बराबर में कुएं को पाट कर स्लैब बना दिया गया था। 1978 के बाद से बंद पड़े एक पुराने मंदिर को पुलिस द्वारा आज खुलवाया गया। पहले इस मंदिर में एक पुजारी रहते थे, लेकिन उन्होंने मंदिर और मोहल्ला छोड़ दिया था। पुजारी का कहना था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी मंदिर में पूजा पाठ करने और आरती करने की। पुजारी ने अपना मकान बेचकर मंदिर में ताला डाल दिया था। मंदिर के पास बना कुआं भी दूसरे समुदाय ने पाट दिया था। हिंदू आबादी कम होने के कारण सभी लोग पलायन कर गए थे। आज बिजली चोरी के जांच के दौरान प्रशासन की नजर मंदिर पर पड़ी और पुजारी को बुलाकर ताला खोला गया। पुलिस अधिकारियों ने मंदिर की सफाई की और भगवान शिव का शिवलिंग और हनुमान की मूर्ति देखी। पुलिस के अधिकारियों ने मंदिर के अंदर साफ सफाई भी की। मिला तो जब सुबह हम भ्रमण कर रहे थे तब पता चला कि किसी ने मंदिर को 3 ओर से ब्लॉक कर लिया है। एक ओर से खाली था, तो एक ओर से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जब दिखा तो हमने कहा इसको खुलवाते हैं। तो पता चला कि 3 ओर से ब्लॉक करके इसको भी अनक्रोच करने की तैयारी थी। 40 वर्ष बाद तो खुला है मंदिर, 1978 के बाद खुला नहीं है मंदिर। और मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 400-500 वर्ष पुराना तो 46 वर्ष पहले बंद हुआ था, उसके बाद अभी खुला है। हमको जन्म से यहाँ रहते थे, ये मकान भी हमारा ही था। 78 के बलबे के बाद बेच किसी ने। मंदिर तो हम जन्म से हमें मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ। भगवान शंकर का मंदिर है और हमारे ये कुलगुरु का मंदिर है। यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं, हम लोग सब पलायन कर गए थे। तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। अकेला कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था। शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर कूच करने वाला किसानों का जत्था वापस हो गया है। किसानों के दोनों फोरम ने जत्था वापस लेने का फैसला किया। दिन में 12 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर कूच कर रहा था, लेकिन पुलिस ने किसानों के जत्थे को रोक दिया था। इससे पहले 6 और 8 दिसंबर को भी किसान नेताओं ने दिल्ली कूच के आह्वान के बाद जत्था वापस ले लिया था। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबर जो आ रही है दक्षिण कोरिया से, जहां की संसद ने महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति यून सूक योल को पद से हटा दिया है। महाभियोग पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने पद से अलग हो जाने की पुष्टि की। पिछले दिनों देश में अचानक मार्शल लॉ की घोषणा करने के बाद से राष्ट्रपति सवालों में थे। मार्शल लॉ लगाने के उनके प्रयास को संसद ने कुछ ही घंटों के अंदर मतदान करके खारिज कर दिया था। उसके बाद से ही राष्ट्रपति को पद से हटाने की मांग जोर पकड़ रही थी। हालांकि पिछले दिनों संसद में लाया गया महाभियोग जरूरी संख्या बल ना होने की वजह से पारित नहीं हो सका था, लेकिन आज संसद में महाभियोग पर मतदान के दौरान राष्ट्रपति को हटाने के पक्ष में 204 वोट पड़े। 85 सदस्यों ने महाभियोग के खिलाफ मतदान किया। महाभियोग पारित होने के बाद संसद के बाहर मौजूद जनसमूह ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। दक्षिण कोरिया के संविधान के अनुसार अब कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार प्रधानमंत्री के पास रहेगा। इस बीच संवैधानिक अदालत 6 माह के अंदर अभियोग को लेकर अपना निर्णय देगी। अगर अदालत महाभियोग को अवैध करार देती है तो राष्ट्रपति अपने पद पर बहाल हो जाएंगे। वहीं अगर संवैधानिक अदालत महाभियोग को वैध बताती है तो उसके 60 दिन के अंदर अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मतदान होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा के 50वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ व्यवस्थाओं पर नहीं बल्कि बुनियादी मूल्यों पर पनपता है। हमारे लोकतंत्र को अभिव्यक्ति और संवाद के संतुलन पर केंद्रित होना होगा। Democracy thrives not just on systems but on core values. It has to be centered on the delicate balance of expression and dialogue. These twin forces, expression and dialogue, shape democratic vitality, where progress is measured not by individual positions, but by the broader societal benefit. Today's institutional challenges from within and without
often stem from the erosion of meaningful dialogue and authentic expression. अभिव्यक्ति का उद्गार और सार्थक संवाद दोनों ही प्रजातंत्र के अमूल्य आभूषण। अभिव्यक्ति भी और संवाद भी एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में सामंजस्य ही सफलता की कुंजी है। और फिलहाल यह वक्त चला एक ब्रेक का। आप देखते रहें दूरदर्शन समाचार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। दादू आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हैदराबाद थिएटर भगदड़ मामले में जेल से रिहा होने के बाद अभिनेता अल्लू अर्जुन मीडिया से मुखातिब हुए। बातचीत के दौरान पुष्पा के अभिनेता थिएटर में हुई भगदड़ को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। इसके साथ ही अभिनेता ने इस मामले पर माफी भी मांगी। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान संध्या थिएटर में मची भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी। क्विज एबल्ड प्रतियोगिता बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चों को ज्ञान के मंच पर आगे बढ़ाने के उद्देश्य के साथ एक बार फिर सामने है। शनिवार को राजधानी दिल्ली में इसके 10वें संस्करण के नॉर्थ जोन फाइनल का आयोजन हुआ, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विशेष रूप से सक्षम बच्चों को ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम सिर्फ यही दर्शाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि सब में एबिलिटी है। हमें इस एबिलिटी को पहचानने की ज़रूरत है और इस एबिलिटी को देखते हुए इनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। तो आइए हम सब मिलके इनके एबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ करें, इनके एबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करें और इनके एबिलिटीज़ को रिस्पेक्ट करें। तभी हम इनको जीवन की मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में जोड़ सकेंगे। और खबर खेल जगत से बात क्रिकेट की। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला आज से ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में शुरू हुआ। हालांकि तीसरे टेस्ट का पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ गया और केवल 13 ओवर और 2 गेंदों का ही मैच हो सका। ऑस्ट्रेलिया ने बगैर विकेट खोए 28 रन बनाए। मैच में भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारतीय टीम में 2 बदलाव किए गए हैं। रविंद्र जडेजा और आकाशदीप को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। इन दोनों खिलाड़ियों को हर्षित राणा और आर अश्विन की जगह पर लाया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक बदलाव किया गया है। स्कॉट बोलैंड की जगह पर जोश हेजलवुड की टीम में एंट्री हुई है। बॉर्डर गावस्कर सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है। सीरीज का पहला मैच भारतीय टीम ने अपने नाम किया, जबकि एडिलेड में खेला गया दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीत लिया था। मध्य प्रदेश के खरगोन क्षेत्र में स्थित नर्मदालय संस्था द्वारा ग्रामीणों और किसानों में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक अद्भुत प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए उद्यमियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के लेपा पुनर्वास क्षेत्र में स्थित निमाण अभ्युदय संस्था नर्मदालय द्वारा ग्रामीण प्रौद्योगिकी पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको किसान अधिवेशन का नाम दिया गया। इस सम्मेलन में नवीन प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के युवा उद्यमियों ने उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर पर्यावरण के अनुकूल, दैनिक जीवन के लिए उपयोगी और सस्ते दामों में ही उपलब्ध होने वाली विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन किया। यहाँ रखा हुआ है, ये इसमें होल है, इसका मल्टीपल यूज हो सकता है। एक तो ये चूल्हे में जलाने के लिए है,
इसमें अगर ये छोटा वाला बनाएंगे तो इसको हवन में या धूप जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बनाने के लिए हमने ये वाली मशीन यूज़ की है और ये मशीन बिजली के बिना मतलब हाथ से चलेगी। इसमें जो भी हमारा एग्रीकल्चर का वेस्ट आता है या फसल काटने के बाद जो बचता है काड़ी कचरा, वो बारीक करके और इसमें गाय या भैंस के गोबर के साथ मिलाकर बनाया हुआ है। इस प्रदर्शनी में नागपुर की VNIT संस्था द्वारा गांव के किसानों के लिए बहुत ही किफायती आवश्यक कुछ औजार भी प्रदर्शित किए गए। हम लोगों ने एक छोटे छोटे इन्वेंशंस किए हैं, जैसे कुम्हारों के लिए लगने वाली एक टूल किट बनाई है और फार्मर्स या आप किसानों को लगने वाली कुछ नीड बेस्ड औजारों को बनाया है हम लोगों ने, जो सस्ती भी है उनके लिए। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, काम आसानी से हो रहा है, फिनिश अच्छी आ रही है एंड प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी वो ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं। तो ये हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि जब वो उनको व्हील देते हैं विश्वकर्मा स्कीम के अंदर, तो इसके साथ ये पॉटरी किट भी उनको दी जाए। फिर कुछ किसानों को लगने वाले सहूलियत के हिसाब से औजारों को हम लोगों ने मॉडिफाई किया हुआ है। अगर आप ये देखोगे तो ये है गन्ने को काटने का और उसकी पत्ती निकालने के लिए बनाया हुआ औजार। एक ही औजार से दोनों काम होते हैं, आपका गन्ना भी कट जाएगा और आपकी पत्ती भी आसानी से उससे निकल जाएगी। आधे से ज़्यादा काम जो औरतें करती है या किसान करते हैं खेत में, वो बैठ के करते हैं, तो उनको पीठ के प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, तो बहुत जल्दी उनको प्रॉब्लम्स होना चालू होते हैं। तो आप देखोगे ये एक सिंपल सा घास कटर है, खड़े होके भी इससे आप इसका घास आसानी से काट सकते हो। एक साइकिल बनाई है जो इलेक्ट्रिक प्लस सोलर है एंड ये स्मार्ट साइकिल है, मतलब इसकी जो चार्जिंग है वो सोलर से भी होंगी, बैटरी से भी होंगी एंड पैडलिंग से होंगी। वो नियरली 25 किलोमीटर मतलब 25 किलोमीटर एक कंप्लीट चार्ज पे जाती है एंड इसकी जो स्पीड है 25 to 30 किलोमीटर पर आवर वो करती है। गांव में आयोजित किए जाने वाले इस प्रकार की प्रदर्शनियों के माध्यम से जहां एक ओर गांव का किसान सशक्त हो रहा है, तो वहीं शिक्षित युवाओं को प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रोजगार के साधन भी मिल रहे हैं। लता वशिष्ठ, DD न्यूज। तो गांवों में लोगों का जीवन कैसे सुगम बनाया जाए और किसान भाइयों के भी कार्य को कैसे सरल बनाया जाए, इसी को लेकर आज के युवा आगे बढ़कर कर रहे हैं नवाचार, जिसको प्रदर्शित कर रही थी ये प्रदर्शनी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।